नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ, यानी कि साइटिका चेता। साइटिका ऑन द राइट साइड या लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। लास्ट फिंगर से इट कम टिल अप एंड पेनिंग इज टू मच, बहुत दर्द होता है। तो साइटिका चेता, अधिकांश चिकित्सक साइटिका चेता पाँव के तलवे के एक रोग की तकलीफ को नहीं सह पाते। जब रोगी पीठ के नीचे के भाग में कमर से पैर तक अपना घुटने में दर्द होने की शिकायत को, तब सामान्य रूप से बात रोग आर्थराइटिस का निदान किया जाता है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की ये तकलीफ संधिवात ऑस्टियो आर्थराइटिस के नाम से पहचानी जाती है। इस प्रकार के दर्द के लिए रोगी को दर्द शामक दवाइयाँ, पेन किलर्स दी जाती है। फिर भी यदि रोगी का दर्द दूर न हो तो उसे मेरुदंड स्पाइनल कोड का एक्सरे कराने की सलाह दी जाती है और कशेरुका मनके के आसपास सूजन देखकर रोगी की केशु रेखा के खिसक जाने, स्लिप डिस्क की तकलीफ का निदान किया जाता है। कभी कभी रोगी को ऑपरेशन करवाने की भी सलाह दी जाती है। अब यदि वास्तव में रोगी की ये साइटिका चेता को क्षति पहुंची हो तो एक्सरे में वह दिखाई नहीं देती, क्योंकि एक्सरे में तो केवल हड्डियों की क्षति ही की जानकारी मिल सकती है। साइटिका चेता की तकलीफ केवल एमआरआई परीक्षण द्वारा ही जानी जा सकती है। ये परीक्षण बहुत ही खर्चीला है। समूह समृद्ध तथा विकसित देशों में भी इस परीक्षण को करवाना बहुत कम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इसका खर्च बीमा द्वारा सुरक्षित नहीं है। इसके उपरांत एमआरआई परीक्षण करने वाली यंत्र सामग्री बहुत महंगी होती है और वह बड़े शहरों के प्रसिद्ध अस्पतालों में ही उपलब्ध होती है। परिणाम स्वरूप रोगी को दर्दशामक दवाइयों पर ही निर्भर रहना और पीड़ा सहन करते रहना पड़ता है। लंबे समय तक ऐसी दर्दशामक दवाइयाँ लेते रहने से एसिडिटी और छाले पड़ने की तकलीफ भी होती है। जीवन दुखद और दयनीय हो जाता है और ऐसी पीड़ा से बचने के लिए रोगी ऑपरेशन करवा लेते हैं, जो वास्तव में बिल्कुल अनावश्यक होता है। इस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण चेताओं की शल्यक्रिया करवाने के व्यक्ति जीवन भर रोगी बना रहता है। जब रोगी का चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने, उकड़ बैठने या जमीन पर से खड़े होने से कठिनाई होती हो तो इन सभी प्रकार के मामलों में हाथ के पंजे के पिछले भाग में स्थित बिंदु 9 से शुरू करके बिंदु 16 तक जाने वाली रेखाओं की जांच कीजिए। दाहिनी तरफ के दर्द के लिए दाहिने हाथ के पंजे की एवं बाईं तरफ के दर्द के लिए बाएं हाथ के पंजे की जांच कीजिए। यदि इस रेखा के शुरुआत के आगे भाग में दबाने से दर्द हो तो गर्दन का दर्द स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, लेकिन यदि दर्द बिंदु 16 की ओर से हो, साइटिका चेता की तकलीफ हो सकती है। निदान किस तरह करेंगे? योग्यता। चिकित्सक की पहली और महत्वपूर्ण योग्यता है उसकी अपनी तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती केवल शरीर की हो नहीं, बल्कि मन की भी होनी चाहिए। वह प्रसन्नचित्त और हर तरह के पूर्व ग्रहों से मुक्त हो। वह दूसरों को जो उपदेश दे उसका स्वयं पालन करने वाला होना चाहिए। उसे ये बात याद रखनी चाहिए कि उसके पास आया हुआ रोगी एक इंसान है और वह अपने रोग के लिए स्पष्ट निदान तथा उस रोग से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे पास आया है। निदान की प्रथम चाबी, रोगी की प्रथम अपेक्षा होती है चिकित्सक की स्नेहपूर्ण मुस्कुराहट की।
वह चाहता है कि चिकित्सक उसका स्वागत करे, उसके हाथ मिलाए। जब आप रोगी से हाथ मिलाते हैं तभी आपको उसकी तकलीफ़ और उसके निवारण की चाबी मिल जाती है। ये रोगी आपसे उम्र में छोटा हो तो उसकी हथेली आपकी अपेक्षा अधिक गर्म होगी। यदि हथेली ठंडी हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि रोगी के शरीर में शक्ति का संचार कम है। इसी प्रकार रोगी यदि आपसे बड़ी उम्र का होगा तो उसकी हथेली ठंडी होगी। परंतु यदि रोगी की हथेली गर्म हो तो ये पता चलता है कि रोगी के शरीर में गर्मी अधिक है तथा रोगी को बुखार है। नाभि चक्र। नाभि चक्र नाभि चक्र ठीक है या नहीं ये जानने का तरीका। पहला, प्रातःकाल खाली पेट चित्त लेटकर यदि नाभि पर अंगुली या अंगूठे से दबाया जाए तो वहाँ हृदय की धड़कन जैसी धड़कन का अनुभव होगा। इसका अर्थ है कि नाभि चक्र सही हालत में है। चित्त लेट जाएं, दोनों हाथ अपनी बगल में सीधे रखें, दोनों पैर भी सीधे रखें, दोनों पैर के अंगूठे एक सीध में होने चाहिए। यदि दोनों अंगूठे एक सीध में ना हो तो समझना चाहिए कि नाभि चक्र में गड़बड़ है। नंबर 3, चित्र 2 में दर्शाए अनुसार दोनों हाथों के हथेलियों को सटा कर रखें और रेखा नंबर 1, 2, 3, 4 का एक दूसरे के साथ मिलान करें। यदि नाभि चक्र सही हालत में होगा तो ये रेखाएं एक दूसरे से मिलेंगी, परंतु यदि नाभि चक्र खिसक गया होगा तो रेखा नंबर 4 नहीं मिलेगी। नंबर 4, यदि पहली और दूसरी पद्धति के अनुसार रोगी को टेबल पर चित्त लिटाकर जांच करने के लिए पर्याप्त जगह न हो तो नीचे दर्शाई गई पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। समान ऊंचाई वाली 2 कुर्सियां जोड़ कर रखिए। एक कुर्सी पर रोगी को यथासंभव कमर में से सीधे बैठने को कहिए। दूसरी कुर्सी पर उसे अपने दोनों पैरों को रखने के लिए कहिए। अब देखिए कि उसके पैरों के दोनों अंगूठे एक ही लाइन में हैं या नहीं। यदि नाभि चक्र सही हालत में नहीं होगा तो दोनों पैर के अंगूठे एक लाइन में नहीं होंगे। यदि पैर के अंगूठे एक ही लाइन में ना हो तो ये समझना चाहिए कि नाभि चक्र सही स्थिति में नहीं है। नाभि चक्र के उचित स्थान पर सुव्यवस्थित करना। नंबर 1, नाभि चक्र को मूल स्थान पर लाने के लिए चित्र 4 में दर्शाए अनुसार जिस पैर का अंगूठा नीची सतह पर हो उस पैर के घुटने का एक हाथ से दबाव डालिए और दूसरे हाथ से के बीच वाली अंगुली को दोनों पैरों के अंगूठों के बीच में रखकर अंगूठे को पकड़ कर रखें। पैर का जो अंगूठा नीचे हो उसे ऊपर की ओर खींचने का प्रयत्न कीजिए। 2-3 बार ऐसा प्रयत्न करने के बाद ये सुनिश्चित कीजिए कि दोनों पैर के अंगूठे एक ही सीध में आए या नहीं। यदि पैर के अंगूठे एक सीध में न आए हों तो उपयुक्त प्रक्रिया में तब तक उपचार करना जारी रखिए जब तक पैर के अंगूठे तक सीध में ना आ जाएं। कभी कभी कुछ रोगियों के पैरों में प्राकृतिक अंतर होता है। ऐसी हालत में ये पद्धति उपयोगी सिद्ध नहीं होती। ऐसे मामले में नंबर 4 में दर्शाए गए नाभि चक्र को केंद्र में लाने वाली दीपक पद्धति कारगर सिद्ध होती है। देखिए चित्र 6। चित्र 16 बाएं हाथ की कोहनी को जोड़ में चित्र 5 के दिखाए अनुसार दाहिने हाथ की हथेली रखिए और झटका देकर अंगूठे से बाएं कंधे का स्पर्श कीजिए। जब तक अंगूठा बाएं कंधे को स्पर्श न कर ले तब तक इसी प्रकार प्रयत्न जारी रखिए। इस प्रकार 5 बार कीजिए। इसी तरह यही क्रिया दाहिने हाथ से कीजिए और चित्र 2 में दर्शाए अनुसार सुनिश्चित कीजिए कि नाभि चक्र बराबर है या नहीं। नाभि के चक्र को सही स्थान पर लाने के लिए ये सबसे सरल पद्धति है, इसलिए प्रतिदिन सुबह ये कसरत नियमित कीजिए। हाँ साहब, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि के बिंदु नंबर 8 की जांच कीजिए। ये शरीर का बैरोमीटर है। शरीर के किसी भी मुख्य अंग में यदि पिछले 7-8 दिनों से कोई शिकायत हो तो इस बिंदु पर दबाव डालने पर दर्द होगा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि हथेली पर और पैरों के तलवों में इन बिंदुओं के स्थान सबसे बड़े हैं और यही उनके महत्वपूर्ण होने का सूचक है।
इन बिंदुओं पर दबाव देने पर भी दर्द ना हो तो समझना चाहिए कि ऐसी स्वरूप है, उसकी समस्या हल्की है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस बात की जानकारी मरीज को भी दें। कभी कभी रोगियों को थोड़ी शंका रहती है कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए जब रोगी में से कहा जाता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, तब तक वह अनावश्यक चिंताओं और तनाव से मुक्त होकर राहत अनुभव करता है। मेरे पास आने वाले सभी रोगियों में मैंने पाया है कि उनकी हथेली का ये बिंदु कोमल टेंडर होता है। इस बिंदु पर दबाव देने से होने वाले दर्द की मात्रा ही शरीर में होने वाले दर्द की मात्रा का निर्देश करती है। नीचे दिए गए आलेख से बीमारी की गंभीरता का पता की चलता है। बार बार देखो, हजार बार देखो। देखिए साहब, आजकल कैंसर का बहुत जोर बाला है, इसलिए गर्भाशय का कैंसर, यदि रोगी के बिंदु 11 से 15 और बिंदु 16 पर अत्यधिक दर्द हो तो कैंसर का निदान निश्चित रूप से किया जा सकता है, अथवा ये इस बात का संकेत है कि कैंसर बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है, अर्थात रोग की शुरुआत 10% से भी कम है। यदि बिंदु 11 से 15 और बिंदु 16 पर दर्द की मात्रा बहुत अधिक हो तो इसका अर्थ है कि कैंसर खूब खूब फैल चुका है। बायो बायोप्सी के द्वारा इस निदान को सत्यापित कर सकते हैं। रोगी को भरोसा दिलाइए कि इस पुस्तक के भागों में दर्शाए अनुसार उचित उपचार करने से सभी प्रकार के कैंसर 45 से 60 दिन में मिट सकते हैं। रोगी को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बंध्यत्व भांजपन मंतव्य के मामले में रोगी को बिंदु 11 से 15 पर दर्द हो सकता है। ऐसे मामले में रोगी के पति का परीक्षण करना चाहिए। मेरे अनुभव से मुझे ये ज्ञात हुआ है कि ऐसे मामले में 80% से अधिक रोगियों के पति को ही यौन तकलीफ होती है। लगभग 27 वर्षीय स्वस्थ दिखाई देने वाली एक महिला के जननांग में बार बार खुजली होने की शिकायत थी। उसके बिंदु 11 से 15 और 16 की जांच करने से नरम मालूम हुए। ये बिंदु कैंसर होने की किसी तकलीफ का निर्देश नहीं करते थे। मुझे शंका हुई कि उन्हें ये तकलीफ उनके पति द्वारा हो सकती है। इस प्रकार के अधिकतर मामलों में ऐसी तकलीफ महिलाओं को अपने पति द्वारा ही फ्री सेक्स वाले देशों को छोड़कर उपहार स्वरूप मिलती है। इसलिए मैंने उनके पति को बुलवाया। उनके बिंदु 11 से 15 और 16 की जांच करने पर ये वे नरम टेंडर पाए गए। पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें बीडी यौन रोग की तकलीफ है और यह तकलीफ शादी से पहले वैश्यगमन के कारण हुई है। इस प्रकार उस महिला को शादी के समय से ही ये तकलीफ होनी उनके पति के कारण हुई थी। तो साहब, ये दुनिया है और दुनिया में लोग भ्रमण करते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। शादी होने के बाद में, शादी से पहले भ्रमणकर्ताओं को अपनी बीवी को तकलीफ देने में संकुचित नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, जो भी हो आप खुलेआम प्रशिक्षण को बताइए, और प्रशिक्षण को बताने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर क्या तकलीफ़ है और आपकी धर्मपत्नी को क्या तकलीफ़ हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप को संभालिए और संभालने के बाद में अपना प्रशिक्षण करवाइए। अगर आपको यौन रोग में कुछ खुजली या कुछ महसूस होता है तो अपना इलाज करवाइए। तो बस मैं यही कह सकता हूँ। आगे कहने के लिए बहुत कुछ है, कहूँगा, लेकिन आज नहीं, आज मेरे पास वक्त की कमी है। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने आप को संभालिए और अपनी धर्म पत्नी, अपनी बीवी को संभालिए। दैट्स ऑल। गुड डे, हैव ए नाइस मोमेंट इन द लाइफ।